खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आर उम्मीद भट्टी साहब, जनाब तार मलिक साहब, मैं हूं सैयद काजी नातिन। खबर आई है एक के CIA के चीफ ने मुलाकात की है अफ़गानिस्तान के जो अपेक्स लीडर हैं उनके साथ, और फिर अभी अभी उसकी तरदीद भी आ गई है। मगर ये वाशिंगटन पोस्ट में खबर छपी है और मकामी मीडिया ने भी उठाई थी। ये क्या मामला है, इस पर बात करते हैं। अफ़गानिस्तान में अभी हुकूमत साजी में कौन कौन से मुल्क हैं जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ ही कराची और सिंध की गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी जो तरक्की है कराची की, इसमें रुकावट जो है वो PTI है और MQM है। वो ये क्या मामला है? हुकूमत तो उनकी है और रुकावट ये पैदा कर रहे हैं। ये क्या मामला है पूछेंगे। और FBR के चेयरमैन एक बार फिर सिस्टम तब्दील नहीं होता, बंदे तब्दील होते रहते हैं। लेकिन भट्टी साहब, ये मुझे लगता है कि अब तान के साथ हर कोई उनसे कोई मोहब्बत की पींगे बढ़ाना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, पहले तो अमेरिका समझता था कि दुनिया में किसी भी मुल्क में अमेरिका की ख्वाहिश के बरखिलाफ कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन एक तवील जंग करने के बाद, नाकामी के बाद, अब वो मायूस हो चुका है। कभी CIA के उनके लोग जाके तालिबान से मिन्नतें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखें कि भारत आग बगोला हुआ उन्हें इमरान खान माफिया हुआ कि फोबिया हुआ, इमरान खान बाजवा ये कर गए, इमरान खान बाजवा ये कर गए। आज मैं इंडियन मीडिया की कुछ चीज़ें देख रहा था, वो जैसे कोई पागल नहीं हो गए और अपने एक दूसरे को काट रहे हैं। इनफैक्ट कि अमेरिका ने एक उम्मीद लगाई थी कि अफ़गानिस्तान में सारी उम्र उसका होल्ड रहेगा, उसके जाने के बाद भी जो उसने अपनी CIA या मोसाद के जरिए पेनिट्रेशन की थी। इत्तफाक ये हुआ कि इस मौके पर पाकिस्तान की सिविल क़यादत और पाक फ़ौज ने बड़ी एमिकेबली तालिबान से मामला सेट किए। यही वजह हुई कि काबुल एक गोली भी नहीं चली तो वहाँ कब्ज़ा हो गया। अब ये अमेरिका और भारतीय मीडिया आप देखें तो काजी साहब, आप सोच नहीं सकते, उन्हें इमरान खान मुझे लगता है रात को ख्वाब में भी डराता और जनरल बाजवा। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान ने ये जो बयान दिया है ना, अगर कोई ये मुलाकात हुई भी है जिसकी तालिबान तरदीद कर रहा है, तो ये डेट एक्सटेंड कराना चाह रहे थे। 31 अगस्त की बजाय 1 महीना और लेने चाह रहे थे। उस पर तालिबान ने कल भी वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि 31 अगस्त के बाद अमेरिका नहीं, नेटो नहीं, हमें उम्मीद है कि तुर्की की फ़ौजें भी वापस चले जाएंगी, क्योंकि ये एग्रीमेंट की मेन शिक है। तो अब मेरा ख्याल है भारत को मोड़ उठ रहे हैं कि हमने तो इतनी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, और अफ़गानिस्तान को जिसको हम खाना जंगी कराना चाहते थे, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कुछ नहीं हुआ और आइंदा भी बेहतर रहे। तो मेरा ख्याल है अमेरिका अपना खिफत मिटा रहा है पुरानी। मुझे नहीं लगता कि मज़ीद इसका रोल होगा। हाँ, कुछ वक्त अगर तालिबान हुकूमत बनाने में तमाम अपने साथियों को, या उधर जमातें हैं या जो भी ग्रोह हैं, उन्हें साथ मिला के चलते हैं, तो एक आजमाइश शुरू होगी अब तालिबान की कि वो कैसी गवर्नेंस देते हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते। जी मलिक साहब, ये कंट्राडिक्शन आ गई है इसकी, कैसे देखते हैं आप? कंट्राडिक्शन आएगी, ठीक है, मगर जो ओवरऑल तालिबान का जो जायका जो नज़र आ रहा है, मैं खुद कल अपना अल जज़ीरा पे सुन रहा था, तालिबान के जो तर्जुमान थे, मेरे ख्याल दे आर डिफरेंट। अगर आप 20 साल का मुआवजना करें, अगर 20 साल पहले जो तालिबान आए थे तो 360 का एक टर्न है। मसलन उनको आज की भी उनकी स्टेटमेंट देख लो, उनके जी बैंक भी हमारे वैसे ही चलेंगे। इसका मतलब उन्होंने सूदी निज़ाम पे बात ही नहीं की, जो उन्होंने शरीयत की लानी थी। फिर उन्होंने कहा हॉस्पिटल वैसे के वैसे हैं, ख़वातीन जो कर रही हैं वो करें। गनी से वो शुरू होते हैं, अशरफ गनी से, वहाँ से कहते हैं सबको आप माफ़ी है। तो मेरा ख्याल है उनकी जो लैंग्वेज है, जो मैसेज है, और उनकी बड़ी क्लियर बात है कि वो यूरोप को या वेस्ट को भी नाराज़ नहीं करना चाह रहे। अभी मेरा ख्याल है मुट्ठी खुली नहीं तालिबान की पूरी तरह, अभी वो नेगोशिएशन में सबसे हैं, ये मेरी राय है। और उसकी वजह मैंने कल भी आपसे बताई थी कि असल चैलेंज जंग के बाद हुआ है। एक 20 साल का जो मुल्क है जो मुसलसल सिविल वार में रहा है, उसको चलाना, उसका पेट भरना, उसकी इकॉनमी चलाना इज़ बहुत बड़ा टास्क है उनके सामने। चलें, लेकिन ये तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं पंजशेर में कुछ मसला है जिसे हल किया जा रहा है, ये उम्मीद है बातचीत से हो जाएगा। बैंकों ने आज़ादी से काम शुरू कर दिया है, अमेरिका अफ़गानियों को अपने मुल्क ना बुलाए। इसी तरह मेरे ख्याल में वो सिस्टम तो वही सिस्टम तो कुछ। अहमद मसूद की मेरी अर्ज़ जी, सूदी निज़ाम को ख़त्म करने या नूर मोहम्मद तरक्की आया था, ये तो इस्तेमाल हुए थे सूदी निज़ाम को दोबारा लाने के लिए।
उसने तो तमाम 30,000 मिलियन अफगानी के ऊपर जो कर्जा था साहूकारों का, वो तो उसने पहली गवर्नमेंट आते ही 1978 में उसने कैंसिल कर दिया था। तो ये तो सूद यहाँ लाने के लिए आए थे आपके, जो अभी सऊदी अरब में भी सूद का निज़ाम है, नहीं है? तो मेरा मतलब है, इनसे आप क्यों कैसे एक्सपेक्ट करेंगे ये सूद खत्म करेंगे? नहीं, मैं सूद खत्म करने वालों को तो इन्होंने खत्म कर दिया। मैं पंजशेर की बात कर रहा हूँ, वो बड़ा अहम सूबा है अफगानिस्तान का। और ये मैं थोड़ा सा छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, 20 साल पहले तालिबान इस पे पूरे अफगानिस्तान पे काबज हो गए थे। रशिया भी नहीं कब्जा कर। साहब मैं तो इस फिक्री मुगालते पे बात कर रहा हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि इनको शरीयत लाने के लिए लाया गया था? मैं ये कह हेरोइन बेच के जो यहाँ पे पैसे दिए थे, एक फिक्र कहूँगा, उसके बाद चुप हो जाऊंगा। मेरा फिक्र है ये कि अभी तालिबान ने अपनी मुट्ठी नहीं खोली। अभी जो हम 20 साल पुराने तालिबान हमारे ज़हन में, वो निज़ाम नजर अभी लगता है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं जी भट्टी साहब, जाहिर है वो उस निज़ाम को चलाएंगे, उसी निज़ाम पे चलेंगे। आजकल वही निज़ाम चल रहा है। देखिए कादी साहब, गुजारिश है कि अमेरिका और भारत को, हिंदुस्तान को मरोड़ उठना नेचुरल है। उनका ख्याल था तबाह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा बैंक भी चलेंगे, ख़वातीन नौकरियाँ भी करें, ख़वातीन हिजाब भी रहे, ख़वातीन स्कूलों को तालीम भी जाए। आमतौर पर लतीफ़े सुनाते हैं, मगर मुझे एक सुनाने देंगे, इजाज़त देंगे? सर 3 सुनाएं। देखिए ना, उसने कहा एसपी साहब गए सूबे के आखिरी थाने में, आगे निकर पहन के बैठा हुआ था सिपाही, उसे सलूट भी नहीं किया। उठो, उसने क्या किधर? गल सुन, इस तो अगे थाना कोई नहीं, तो सिपाही तो थले रहें कोई नहीं। हम जहाँ बैठे हुए हैं, हमारा जो अशर कर दिया है। आज मैंने एक ट्वीट बैक की, किसी को ट्वीट की, वो कह दी अमेरिका ये कर देगा, पाकिस्तान को ये कर देगा। मैं कहा हमारे साथ और क्या करना है? जो आपको जूते पड़ रहे हैं उसका हिसाब कर लें आप, नए ताज़ा ताज़ा। देखिए तो साढ़ा और की कर लेना जी, बम मार दिए क्या? मेरा ख्याल है, देखें वो बारूद अफगानिस्तान को बारूद बना के चले गया। मैं अब अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी होनी है। तालिबान का मेरे ख्याल में इम्तिहान है। जो मेरी इतला है, तालिबान रूस के साथ भी इन टच है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, चीन के साथ भी हो रहे हैं और पाकिस्तान के साथ भी हो रहे हैं। और तीनों ममालिक ने उन्हें यही कहा कि आपने आलमी कवानीन की वायलेशन नहीं करनी। इसी वजह से कि आज तक 10 दिन हो गए हैं रूटीन में काम चल रहा है। अफगानिस्तान जब अमेरिका की 3 लाख या 1.5-2 लाख फौज थी, रोजाना रॉकेट लॉन्चर और कत्लो गारत होती थी। अब मुझे बताए, जहां अमेरिका और नेटो की दुनिया भर की फौजें नाकाम हो जाएं, अगर तालिबान ने ये 30 दिन जिसमें खवातीन भी काम कर रही हैं, बच्चियां भी स्कूल जा रही हैं, रोजमर्रा के कारोबारी मामलात भी चल रहे हैं, एक खुशहाइन बात है ना। हाँ, लेकिन आपने मेरे असल सवाल का जवाब नहीं दिया जी कि हमारा 6-7 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट है। हमने अपने मुल्क में जो है टेररिज्म से लड़ाई की और उसको लड़ाई हमने बर्बाद किया, उनको मतलब ख़त्म किया बड़ी हद तक। आज सारी ट्विटर देख लें, हो ट्रंप ने ये कह दिया पाकिस्तान को ये कर दो, पाकिस्तान को वो कर दो। क्या मरोड़ उठ रहे हैं शुगल सोसाइटी को? कई साहब, शुगल सोसाइटी की दुकान लगी हुई थी अरसा दराज से, गैर मुल्की फंडिंग पे चलते थे और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना इनके खून में कुछ लोगों के शामिल है। अब उनकी दुकान बंद हो गई। पाकिस्तान में आपको पता है ये जो एनजीओज हैं, इन पर भी सख्ती की जा रही है, मदरसों को फंडिंग कहा हो रही है, इस पर भी सख्ती की जा रही है। अब वो सारी उम्र उन्होंने अमेरिका के तलवे चाटे कुछ लोगों ने, मैं कुछ लोगों को कह रहा हूँ। अब उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अफगानिस्तान दहशतगर्दी का वो समझते थे बन रही, नाकाबिल तस्खीर है। हालांकि पहले आप वियतनाम में जूते शूते खा चुके हैं माशाल्लाह। वो अमेरिका को खुदा समझते थे कि अमेरिका नाराज होगा तो अफगानिस्तान की जमीन उलट जाएगी, लोग जमीन बोझ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई सब आप मेरे कहने पे इंडियन मीडिया देखे, यार पागल हो गया, नॉनसेंसी का बुखलाए हुए ना। भट्टी साहब, बावला क्या होता है? बावला होता है जो काटे तो इंसान मर जाता है। मैंने आज उनकी चीखों में दर्द महसूस किया है कि हिंदुस्तान में इतना रोना। मुझे इमरान खान बाजवा ट्रेन ने तबाह कर दिया, फिटे मुंह ताड़ा भाई, एक तुम जंग नहीं जीत सके, 20 साल तुमने पूरा जोर लगा लिया। पाकिस्तान ने तो अपनी बार लगाई, महफूज किया, हमने 80,000 कुर्बानियां दी, उसके बाद अमन लाया है। अब ये इनके कहने पे पाकिस्तान का अमन तबाह तो नहीं ना होगा अल्लाह के करम से?
तो अब वो आजकल हमारी तोपों में कीड़े डालने के लिए ना, मैं देख रहा था जो अमेरिका की झोली में बैठे हुए ना बहुत से दानश्वर भट्टी साहब, नाम क्या लेना, और तो आपको मैंने बताया था बिकाऊ माल बिल्कुल नहीं है, किराए पे सबको मिल जाते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि यार किसी तरीके से हम साबित कर दें कि ये तो अमेरिका की शिकस्त नहीं, हमारी बर्बादी है। और हम तो मैंने वैले कहा ना इस तो अगे थाना है। अच्छा वैसे मलक साहब साढ़े पल्ले अमेरिका ने अगे छड़िया कि हमारे साथ उसने कब बेहतरी की, जब हमें चाहा टिशू की तरह इस्तेमाल किया और डस्टबिन में। सच्ची बात ये होती है कि कहते हैं ना कि किसी की मर्जी के बगैर आप किसी से ज्यादती नहीं कर सकते। मैं कतन अमेरिका को डिफेंड नहीं कर सका, मगर हमने अपने आप को भी तो झांकना है। मैं आपके वज़ीर ख़जाना का आज आपको बयान दे रहा हूँ कि IMF के प्रोग्राम ख़त्म करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो जब आप इस माइंडसेट से पाकिस्तान को चलाने हैं तो फिर आप कहाँ अमेरिका को माइनस करेंगे? अभी यार ये तो ग्राउंड रियलिटी है ना। अब मैं नौकरी तनख्वाह के लिए करता हूँ ना, बड़ी बिस्ती भी बर्दाश्त करवाता हूँ, चीज़ें भी। मुझे एक मिनट बोलने दें भट्टी साहब, अगर आप इस मुल्क को अगर आप खुद मुख्तार कर लें, इसमें बेरोजगारी ख़त्म कर लें, पढ़े लिखे नौजवान पैदा करें, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप आज़ाद हो जाएंगे सारी दुनिया से। किसने करते हैं ना, क्या कर रहे हैं? मेरी बात, जिस दिन ज़ियाउल हक आया 6.9 बिलियन डॉलर का कर्जा था, मारे जूते निकाल के उनको तो निकाले। उसके बाद जितने आए जिन्होंने अपनी पॉलिसियां बेची रख के, वो अपने बच्चों के जो है कारोबार 7 अरब से 100 अरब से ऊपर चले गए ना। 6.7 बिलियन भुट्टो छोड़ के गया, 13 बिलियन इसने किया, क्या कहते हैं इसने, ज़ियाउल हक ने। इसके बाद अमेरिका के सारे लौंडे लपाटे आ गए यहाँ पे, और उसके बाद हमारे ऊपर कर्ज, उनको पकड़े। नहीं मैं एक लॉजिक गुफ्तगू कर देता हूँ मलक साहब। यार मैं लॉजिकल कर रहे हैं नहीं आपकी ही को साइड करता हूँ, मेरी इतनी औकात क्या, मैं तो आजकल बड़ा बुज़दिल हो जिंदा रह रहा हूँ। गुजारिश है कादी साहब, नहीं भट्टी साहब आप इस तरह नहीं हो सकते। आज से 30 साल पहले एक मिसाल है, पाकिस्तान पे 5 करोड़ था, 25 साल बाद 10 करोड़ हो गया, कर्जे पे कर्जा बढ़ जाए, आप पे के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, आमदन है कोई नहीं, टैक्स कलेक्शन है कोई नहीं, एक्सपोर्ट है कोई नहीं। ऐसे में मलक साहब ये ज्यादा ही होगा। आप स्टील मिल का अंदाजा लगा लेना, बिल्कुल सही। एक वक्त में प्रॉफिट देती थी, आप PIA लगा ले, दुनिया की कल की बात है, 5 बिलियन का प्रॉफिट अपने पांव पे खड़ा किया। ये जो गिद्ध है ना तेरे हुक्मरान वक्त, किसी भी सूरत में डिक्टेटर है या मैं जमहूरी है, इन्होंने इस मुल्क में नोचा है। मलक साहब ये बात मान जाए। मैं एक फिक्रा हमेशा जो कहता हूँ, जो आप भी कहते हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ 29 बिलियन डॉलर जो आप जैसे मेरे जैसे पाकिस्तानी बाहर गया ना, अगर वो पैसा ना भेजे ना तो यकीन करें ये हमारे हुक्मरान हमें पीने का पानी। अच्छा फिर मैं माफी चाहता हूँ, ये इसी से चल रहा है। तो फिर उनको वोट का हक भी दे दें कादी साहब। नहीं वहाँ आप अच्छा कादी साहब, अच्छा किधर इमरान खान ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ मुल्क की डाढ़े की सत्ती भी सो होवे। मलक साहब आपको गैर मुल्कियों के पैसे से बड़ी हमदर्दी है, तो मुल्क नहीं चलाना, जिंदा नहीं रहना, पैसों की वजह से चल रहा है। तो मैं यही तो आर्गुमेंट कर रहा हूं। फिर आपकी अपोजिशन उन्हें वोट का हक क्यों नहीं दे रही? वो इसलिए नहीं दे रही। अगर उनका डॉलर ठीक है, पाउंड ठीक है, दिनार ठीक है, रियाल ठीक है, यूरो ठीक है, जो कमा के भेज रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तान और खैरात नहीं देते, काम करते हैं, मेहनत करके, उन्हें आप वोट का हक नहीं देना चाह रहे। मेरी जाती अगर राय लेते हैं, मैं आपके मेरी सुन आगे स्टोरी आ रही, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बोलूँ। अब अपना काई साहब आपसे स्टोरी शेयर करेंगे, आप इंश्योर करते हैं कि आप IT आपकी सिक्योर है, आपका डाटा सिक्योर है, जरा देर तो फिर इलेक्शन छोड़ दो। आपके जो कौन से इलेक्शन में धांधली का इल्जाम नहीं लगा, इनके बताना नहीं चाह रहा आपने। तो यार आप तो मेरे से बताएं ना, सवाल दुनिया का कोई टॉपिक आगे जाना करते हैं। FBR का डाटा 3 दिन आपका चोरी हो, आप किस तरह मशीनें ला सकते हैं? 90% चोरी है, लेकिन ये बताएं कौन से इलेक्शन में धांधली नहीं, सिर्फ ओवरसीज की तकलीफ है। बात करो, आप जब मशीनें लाएंगे, IT लाएंगे, मुझे गारंटी देना। यार गारंटी आपने जो माजी में इलेक्शन हुए हैं उसकी गारंटी देते हैं वो मशीनों में। आपका सवाल वैलिड है, मगर ये छांगा मांगा वालों को पूछना जेब नहीं देता। आप नहीं काजी साहब, तो और वारदातियों को जेब नहीं देता जिन्होंने फ्रॉड के बाबा फ्रॉड वो ना पूछा करें। ठीक सही है। और काजी साहब आपने खूबसूरत टाई पहनी है, इनका सवाल कैसे वैलिड है? ये कह रहे हैं चलो इलेक्शन इसरात नहीं होनी चाहिए, जो माजी में होते रहे। किस हुक्मरान ने कहा कि ये जाली इलेक्शन नहीं है? 2008 का भी इलेक्शन जाली उसमें लगे, 13 में जब आसफ अली ज़रदारी ने कह दिया कि हम जाली इलेक्शन, उन्होंने कहा जी RO के इलेक्शन है। यार खुदा के वास्ते सारी उम्र गंद पड़ा रहा है, इसको अब साफ तो करने दो। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। असल जो सवाल है G7 इकट्ठे होने, जो दुनिया के मामे चाचे ना पंजाबी जुबान में, वो इकट्ठे होने जा रहे हैं, वो वर्चुअल उन्होंने इजलास करना है और उसमें उनका टॉप एजेंडा है अफगानिस्तान। मेरा आप दोनों से सवाल ये है कि अब ये G7 बैठ के क्या सोच रहे हैं? ये नई हुकूमत खुद बनाना चाह रहे हैं कि तालिबान कंट्रोल करें? पहले तो G7 को और
वेस्ट को जो उनका परसेप्शन था उसमें अमेरिका भी उस पर जो उनकी खाक उड़ाई जा रही है। ट्रंप ने जो बातें की हैं हमारे खिलाफ भी उसने बातें की हैं, जी पाकिस्तान को ये कर दो, पाकिस्तान को वो कर दो। वो कह रहा है कि तुम जो इस वक्त जो बाइडन के खिलाफ खौफनाक जो है वहाँ पे फीलिंग्स पैदा हो गई हैं और जो एक एम्बेरसमेंट है, पहले तो वो उससे निकलने। मेरा मतलब है कि नेटो की जो ताकत थी उसकी ताकत की तो उन्होंने बैंड बजा के रख दी। 60,000 बंदों ने जिनके पास RPGs और AK-47 से अलावा कुछ था। आपकी लिमिटेशन जो है वो आपको पता चल गई। अब एटम बम रह गया वो मार दो। ये है कि क्या ये अमीर मुल्क अफगानिस्तान पे तालिबान पे प्रेशर डालेंगे कि हमारी मतलब की हुकूमत बनो? नहीं, बिल्कुल डाल सकते हैं। मलक साहब देखिए, क्यों डालेंगे? अब गुजारिश है कि अब तालिबान आज से 20 साल पहले वाली पोजीशन में नहीं है। बरतानिया हमेशा अमेरिका का बगल बचा रहा है, ये गलत है। टोनी ब्लेयर कल परसों सख्त जो बाइडन पे तनकीद कर रहा था, उनको तो आपस में इतनी तफरीक है कि आपने जो बाइडन को कह रहे आपने हमें तबाह कर दिया 20 साल दूसरों की जंग वेल के। मुझे तो लगता है आने वाले वक्तों में अगर नफाक होगा तो अमेरिका में होगा, उसका टाइम अल्लाह को पता है, वो गैब का इल्म मुझे नहीं पता। बड़ी साहब यहाँ पे आए थे ना सेनेटर मुशर्रफ हुसैन सैयद, उन्होंने कहा था जी कि अमेरिका अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। बोरिस जॉनसन पर जो है वो 2 नंबर तरीके से ठेके देने का इल्ज़ाम है। सारा कुछ एक कुछ हो सारू की पूछना जी, अपने आप तो ठीक कर रहे हो पहले। मेरा मतलब है कि ऐसा गंद डाला दुनिया में, ऐसा गंद डाला। मैं जो आपको जो अलर्ट करना चाह रहा हूँ, अगर प्रेशर पड़ता है तालिबान पे तो हम लड़ाई देख रहे हैं। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, मेरी सबमिशन ये देखो, नहीं प्रेशर तो वो डाल रहे हैं, उन्होंने सारी उनकी जो एड थी बंद कर दी है। ठीक है, आप पैसे भी फ्रीज कर होगा तो मुल्क कैसे चलेगा? एग्जैक्टली, वो अपनी कोशिश हर मुमकिन करेंगे। दुश्मन तो कभी आपका दोस्त नहीं होता, कभी आपके लिए बेहतरी नहीं करता। अब तालिबान का इम्तिहान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, चीन का इम्तिहान है, पाकिस्तान का इम्तिहान है। पाकिस्तान क्या सोच रहा है ये भी बताएं ना, पाकिस्तान क्या सोच रहा है? पाकिस्तान ने पार्टी चिल कर रहा है, बैठे हम देख रहे हैं क्या हुकूमत साजी के वाले से बात कर रहा हूं। पाकिस्तान क्या सोचेगा? भट्टी साहब काजी देखो जी, मैनू नहीं पता। आज अस्करी क़यादत और वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में बड़ा अहम इजलास हुआ है। मैं उस इजलास में था नहीं, क्योंकि ये आजकल सबूत मांग लेता है आपकी हुकूमतें। वो भाजी सबूत दो, चोरी ऐसी करनी है, सबूत साहब अगर आज इजलास हुआ है तो उसकी कोई वजह होगी नहीं, हो सकता है तो पॉलिसी बयान तो आएगा। में जाने से पहले 2 बंदों से मेरी बात हो, लेकिन आजकल मीडिया पे माशाल्लाह है, मेरी ये राय है। चले हम दोनों को बता दें कि पाकिस्तान तस्लीम कर रहा है कि नहीं कर रहा तालिबान? कर लेगा, पहले चाइना के पहले करेगा, जाते जाते नामालूम हो जाऊं। रूस पहले रूस करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर पाकिस्तान। नहीं, भट्टी साहब को से पूछते हैं जी, ऐसे ही होगा जी? देखिए, आने वाले दिनों में इम्तिहान है। भारत, हिंदुस्तान और अमेरिका तबाही की वहाँ भरपूर कोशिश करेगा। अब तालिबान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। वो पंजशेर का भी इशू कोई नहीं है। अगर उन्होंने अमेरिका और सबको भगा दिया ना, एक सूबे का इशू नहीं है। वो एमिकेबली कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। खून बहाने से पहले बेहतर ये है, मजाक रात बार बार वो डेलीगेशन भेज रहे हैं, हम हमारे साथ बैठ के फैसला बट साहब मैं ये नहीं कहता कि मैं डिफेंड करता हूँ, या बहुत कुछ ठीक होने वाला है, बड़ी बड़ी ठीक नहीं। वैसे सारा कुछ ठीक हो, बहुत कुछ नहीं इत्थे जिन्नी तबाही है। खुदा दा वास्ता जे एक अदारा दसो जेड़ा थोड़ा जा। अच्छा ये मुझे बताएं, फिर मैं फट गया मलक साहब। नहीं, ये जब क्रिटिसाइज करते हैं, एक दिन में 3 शूटिंग के वाकयात होते हैं कम से कम अमेरिका में, उस पर यार कभी बयान नहीं और ट्वीट नहीं आई। मैं आज ट्वीटें देख रहा था कि बहुत अजाब आ रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता मौसूफा का, कि बहुत बड़ा अजाब आ रहा है यार। उधर तो तुम बात नहीं करते कि 3-4 बंदा आता है, एक पब में गोलियां मार के चला जाता है, स्कूल में गोलियां मार। कुछ अजाब थे जो बैरून मुल्क चले गए, कुछ अजाब हैं इस मुल्क में रह के। इस पाकिस्तान जो धरती माँ है, इसी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उनका ट्विटर खामोश नहीं होगा। नहीं, बड़ी साहब इसका वो सोशल मीडिया जिनकी वहां पे हुकूमत है, उनकी वजह से वहां बच्चे स्कूलों में रोज मारे जाते हैं। यहाँ आके हमारे बच्चे भी मार गए और इल्जाम हम पे डर रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ आपसे, देखें ना, अगर 80,000 शहादतें हुई हैं तो इसका भारत और अमेरिका जिम्मेदार है ना। पाकिस्तान में हमने तो नहीं तालिबान अफगानिस्तान में कब्जा किया था। हमारे फेडरल मिनिस्टर ने कह दिया कि जो तरीके तालिबान पाकिस्तान थी वो खुद मर गई क्योंकि पैसा इंडिया से आने बंद हो गए। ये तो हमारी ऑफिशियल हुकूमत कोशिश करेगा। हिंदुस्तान मकार है। मैंने तो बड़े अरसे बाद 2-3 दिन से इंडियन मीडिया देखा, काजी साहब कोई चीख रहे हैं, वो तो है, वो इतने बावले हो गए। मेरे आप सवाल का जवाब दोनों नहीं दे रहे। मेरा सवाल है, खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने बड़ा एक बयान, बड़ा अग्रेसिव बयान दिया था कि अफगानिस्तान में गुलामी का दौर ख़त्म हुआ है। तो मुझे लगता था कि पाकिस्तान बहुत जल्दी कोई तस्लीम कर लेगा तालिबान को, मगर 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गए, खामोशी क्यों है ये मुझे बताओ। उसका जवाब देने लगो ना, अभी तक उन्होंने क्या अपनी हुकूमत बना ली है?
यार देखें तस्लीम कैसे वहाँ अभी तक तो कुछ अभी बनने तो देना, कोई स्ट्रक्चर खड़ा तो होने दो, कबूल तो तब करेगा। इमरान खान के लिए बड़े सख्त से म्यार हैं हमारे लिए, मेरा बिल्कुल अगर मुझे बताएं फिर आपने कहना 20 साल पहले पाकिस्तान ने पहले दिन ही तस्लीम किया था तालिबान किसको? नवाज शरीफ ने दौरा भी किया था। मलक साहब उस वक्त और था, उस वक्त आपने अपनी बेस दे दी, उस वक्त ना अमेरिका इस तरह अपने बगल बच्चों पे हाथ दे रहा था, तो गले में पहना हुआ था। आज वो सूरत हाल नहीं है। उस वक्त अमेरिका नेटो के साथ इधर आया था, अब वो तबाह करने जा रहा है। क्या अफगानिस्तान और एस्टैब्लिशमेंट को मुकम्मल हुकूमत बन गई है जिसे हम बड़ी साहब, इसका मतलब सुन लें, एस्टैब्लिशमेंट को बताए बगैर जब उन्हें वजीर खारजा जिन्होंने रिकॉर्ड पे हैं उन्होंने कहा बम धमाका करना तो ना करना यार, खुद आधा वास्ता जे असि पैसे पढ़ देने। मैं जो पॉइंट आपसे याद है ना, देखें पिछली बार बिलियन शेयर बनाया करो। पिछले साल एक दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गया था अफगानिस्तान, ये मैं 20 साल पहले की बात करूं, तो इसका मतलब है तालिबान भी बदले और पाकिस्तान भी बदल रहा है। पाकिस्तान ने कौन सी चीज नहीं बदलती? आज आपके अंदर जो सेल है, ब्लड सेल है, वो कल नहीं थे, बदलती हैं चीजें, परेशान ना हुआ करें। ये तो एक हकीकत है, हर हो सकता है 5 साल बाद कोई हालात के मुताबिक आपको उस रंग में पॉलिसी बनानी पड़े। देखें अमेरिका, मलक साहब ये माने आज से 20-25 साल पहले जो ताकत थी आज वो चीज नहीं है। सही कह रहे हैं, एक चीन हकीकत बन गई है, उसे तस्लीम कर लेना चाहिए दुनिया को। अब माशी वो आगे जा रहा है हालात के मुताबिक। आज ये है, इस टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहे हैं, कल को खुदा ना खास्ता कोई और करंट इशू होगा, हम उस पर कर रहे होंगे। लेकिन भट्टी साहब एक तकलीफ दे बात यह है कि अमेरिका सर्वाइवल इस तरह है कि अफगानिस्तान में गंद पड़ा रहे, यहाँ डेवलपमेंट ना हो, चाइना यहाँ से सी पैक निकाल के ना जाए। ये वेस्टर्न लिबरल हैं, शर्म से डूब के मरने का मकाम है। इन बेचारे जिनको हमने भी कुचला, ज़माने ने भी कुचला, कोई चांस निकला है अफगान के बच्चे जीने के लिए कि वो छोले बेचने छोड़ दें और बूट पॉलिश करने बंद कर दें, तो वहाँ फिर गंद डालना चाहता है। एक सेकंड 30 लाख अफगानी बच्चे जो ना भूख से मरने का खतरा है इस वक्त, मैं आपको यही कह रहा हूँ। लेकिन हम वहाँ बम मरवा के लड़ाई कराना चाहते हैं ताकि चाइना यहाँ ना हो सके। ये था वेस्टर्न लिबरलिज्म, ये था। इजाज़त और ब्रेक के बाद आते हैं और देखते हैं वतन अजीज़ में क्या हो रहा है। यहाँ की सियासत माशाल्लाह वैसे खासी मुर्दा लग रही है आजकल, इसे ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं मीडिया स्क्रीन के जरिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये कहते हैं कराची में तरक्की हम नहीं कर पा रहे, उसकी वजह पीटीआई है। पीटीआई तो आई थी 2018 में, तो इससे पहले भी तरक्की और उससे पहले भी तरक्की। अच्छा कादी साहब, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर मेरी गलती हो तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, 2008 में इनकी हुकूमत आई हुई। जी जी। पीटीआई आई है 18 में। अगर कोई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद जिसके पास 90% सारी पावर्स आ जाए और वफाक सिर्फ एक डम्मी रह जाए, 13 साल बाद वो हुकूमत अगर कहीं मुझे काम नहीं करने दे रहा तो क्या उन्हें हुकूमत करनी चाहिए? मैं एक छोटा सा सवाल है, 13 साल 18वीं तरमीम के बाद जितनी सूबों के पास पावर है ना, आप सोच भी नहीं सकते। वफाक तो बेचारा कर ही कुछ नहीं सकता। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, बिजली की कीमत बढ़ा दो, गैस की कीमत बढ़ा लो, IMF से डील करो, वर्ल्ड बैंक से डील करो, फलां करो। भाई गवर्नर्स तुम्हारे पास, तालीम तुम्हारे पास, सेहत तुम्हारे पास, रेवेन्यू तो आपके पास, कब्जा ग्रुप आपके, लूट मार आपकी। क्या वफाक ने रोका? मैं पीटीआई की खुदा ना खास्ता वकालत नहीं कर रहा, बार बार कह रहा हूँ, बिलावल भुट्टो में करंट है, लेकिन यार 13 साल बाद आप ये कह रहे हो मुझे काम नहीं करने दे रहे, और कराची रो रहा है, चीख रहा, जो रोशनियों का शहर था जहाँ दुनिया आती थी देखने, आज लोग उधर बेयारो मददगार लुट रहे हैं। सुना है सिंध में और पंजाब में करप्शन का आपस में मुकाबला हो रहा है कि कौन ज़्यादा करप्ट है। मैं तो कुछ ऐसे शख्सों का नाम बता दूं जो कब्जा ग्रुप में काम पैसे पर्दा वो है और कब्जा कर रहे हैं। मैं आप और तीनों कड़ीचो ये कड़ीचे समझते हो, दिन हम रह लें दुनिया में, और ना बड़े खौफनाक जे। अच्छा दिल करता कभी कदार नवा, लेकिन खरबों रुपए होंगे। ये जरा सुने भाईजान, ये को आम लोग 3 महीने पहले अरब से क्या होता है आगे, वो रकम बढ़ गई है, बिलियन ट्रिलियन आगे, लेकिन उनका नाम लेला गुनाह कबीरा। फिलहाल मजबूरी में, बाकी अल्लाह का हुक्म है, बुरे को बुरा को, लेकिन छोड़े कादी साहब। अच्छा भट्टी साहब, ये जो सारा मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी से जो अरबों रुपए बना रहे हैं, तो ये अकेले बना रहे हैं? आप सिर्फ चेक करें लाहौर में कौन कौन सा अफसर और कौन कौन से पर्दानिशी जमीनों का काम कर रहे हैं।
काजी साहब जमीनों के कामों में मनशियात से ज्यादा पैसा है, मनशियात से। नहीं, तो मनशियात से नहीं भट्टी साहब, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिसने मेरे साथ मुनाजरा करना कर ले। जिनको मैंने अपने जर्नलिज्म के खुदा की कसम मोटरसाइकिल साइकिल पर या छोटी मोटी कार पर देखा, आज खरबपति है। नहीं, मेरा आपसे सादा सा सवाल है, जब आप पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, सरकारी मुलाजिम बनते हैं, कानूनन आप कारोबार कर सकते हैं इस तरह? हर कर रहा है। फ्रंट मैन कौन है? मैं 4 बड़ी स्टोरियों पे काजी साहब जिनमें अरबों की करप्शन के इल्जामात थे, मैं एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ ना, आपकी शगीर्दी में इन्वेस्टिगेशन की है, मैंने 4 बड़ी स्टोरियों को किया फ्रंट मैन, पीछे कोई और, मैं डर गया। मैं ये पंजाब से ताल्लुक है चारों स्टोरी? मैं भाईजान मैं नहीं बताऊंगा, खुदा की कसम कायसा मैं उनके नाम नहीं ले सकता। वो मैंने कहा यार इतना फ्रॉड हो रहा ऊपर, जब मैं देखा तो स्लीपिंग पार्टनर कोई और था। मैं क्या भाई ये रास्ता खतरनाक है, इतने नहीं जाना। नहीं कहा भट्टी साहब, वो भाई नमाज रोजा फर्दे जान बचानी फर्दे, मैनू हुणे मरवा दें, तुसी बचाओगे मेरे बच्चे। रियासत मदीना बन रही है, वजीर आज़म साहब कहते हैं मैं किसी से डरता नहीं, होगा उनका कहना, उनके दावे हैं कि उन्होंने सब कुछ ठीक, उन्होंने पोर्टल बना दिए, कहते हैं इंटरनेट पे नाम ले मैं सीधा कर दूंगा। वो सही सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक रिपोर्टर अपनी खबर दूंगा ना, मैं उनका दावा है। मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही कि एक सरकारी मुलाजम एक अहम मुद्दे पे को प्रॉपर्टी का काम, काजी सईद साहब को कहें लाहौर में सिर्फ पता करे स्लीपिंग पार्टनर प्रॉपर्टी में है कौन कौन। अगर काजी सईद उनके सबके नाम ले दे हैरत की तो मैं चोर की सजा। अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव और पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव ठेके बेचता हो तो बाकियों से आपको क्या गिला है? व्हेन यू स्टार्ट इट फ्रॉम द टॉप और यू टेल डाउन वर्ड सबको कि भाई सारे खाओ, रस्सा डालें, टॉप पे डालें, रस्सा डालें। ठेके नहीं बेचे। कौन सी 4 कंपनियां थी जी? काजी साहब मैंने ये कहा है कि हर ताकतवर के लिए इस मुल्क में करप्शन लीगल है, जायज है, हराम का पैसा जायज है, जिसे अल्लाह ने उसके नबी ने जहन्नमी कहा है। जब ये मामूल है इनका। भट्टी साहब जब ये एक दूसरे की तरफ उंगली करके बदनवान और गालियां देते हैं ना, वो वाहिद वक्त होता है जब ये सच बोल रहे होते हैं। जो तो कहते ही नहीं है। चलें ये सुनाएं क्या कह रहे हैं जी अपना बिलावल भुट्टो साहब, उनकी तरक्की कौन रोक रहा है? बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, आगे से कोई तरक्की रोक जाता है? दिखाएं जी जरा। खान साहब और MQM कोalition गवर्नमेंट में हैं। इन्होंने मिलके पिछले 3 सालों में इस शहर में ना एक ईंट लगाया है, ना एक कतरा पानी का इजाफा किया है, ना एक मेगावाट बिजली का इजाफा किया है। चाहे सिंध हुकूमत ने, जिनको इतना वसाइल नहीं दिया जा रहा है, जिनको अपना NFC अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, हम अपने महदूद वसाइल से अपना मेहनत तो कर रहे हैं। जी काजी साहब इस वक्त मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, बिलावल सब नौजवान है। मलक साहब ऐसे अंदाजन सिंध का बजट कितना होगा, क्योंकि मैं इस पे स्टोरी पे काम नहीं करके आया। डेवलपमेंट के 60-70 अरब का होना चाहिए। मैं ज्यादा होगा, नहीं 1000 अरब से ज्यादा का बजट। तो मुझे बताएं सिटी का मैं कह रहा हूं। नहीं सिंध का वो पैसा कहाँ गया? चलो वफाक को छोड़ दे, उसने नहीं लगाया, हाँ मान लेते हैं भाई। दूसरा बड़ा पाकिस्तान का सूबा सिंध है, पहला बजट पंजाब का, दूसरा सिंध का। वो खरबों रुपए कहाँ लगे वही बता दे। वफाक ने किया नहीं किया, हम उस पर आर्गूमेंट में नहीं जाते। मुझे पता है 18वीं तरमीम के बाद वफाक ने क्या करना है। नहीं मुझे एक बात बताएं, ये किस दिन हुकूमत ने आके ऑर्डर किया है कि तुम अपने शहर चो कचरा नहीं चुकना? मैनग्रोव्स जो है, मैनग्रोव्स जो रास्ते थे पानी के बाहर निकलने के, वो कब्जा ग्रुपों को देने के लिए हुकूमत इसरार कर रही थी, फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा एक बड़ी अजीब बात है, बड़ी बदकिस्मती की बात है, कराची भी हम सब का ही शहर है, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम जो पर पाकिस्तानी की ना वो कराची में है। और मैं देख रहा हूँ कितनी बदकिस्मती है, जनरल मुशर्रफ से ज़्यादा कोई ताकतवर बंदा है पाकिस्तान में हुक्मरान, MQM मुशर्रफ के साथ रही, MQM पीपल्स पार्टी का हिस्सा रही, MQM फिर अपना PTI का हिस्सा रही। इस वक्त PTI के सबसे ज़्यादा MNA है कराची में। और बिलावल साहब तो लग रहा है कोई कहते हैं गैर इलाका, उनका ताल्लुक ही नहीं सूबा सिंध का। कराची का क्या कसूर है, मुझे ये आप बताएं मुझे, किस तरह कराची बेहतर होगा? मेरा मतलब ये है कि हमेशा MQM भट्टी साहब आप बताएं कितनी देर पावर यार वो कब पावर में नहीं रही, क्या कौन जुल्म कर रहा है? ये वाकई सवाल है। असल बात है मलक साहब, जो हम गुजारिश कर रहे हैं, जब तक ये पर्दा नशी करप्ट माफिया, मैं करप्ट माफिया मैं हर एक को नहीं कहता, आप इनको सजाएं नहीं देंगे ये मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। आप मैंने रेटिंग के लिए फिर मुझे मेरी एक दुखती रह गया है, सलमान दानिश के बारे में इस मुल्क के कौन से ताकतवर हल्के को नहीं कहा। अल्लाह की वज़ीर आज़म से पर्सनल मिले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, मैं साकिब निसार साहब के पास गया, उन्होंने कहा ये ओपन आर्डर है। काजी साहब इस वतन अजीज में
जो ताकतवर है, अरबों रुपए है, उसके लिए ये मुल्क जन्नत है, दूसरों की चमड़ी उतारने के लिए। पीछे फिर होंगे ना ताकतवर लोग उनके बजाय। ताकत देखिए, कोई भी क्राइम ताकत के बगैर नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे बुरा नशा ताकत का है। जब इंसान को ये तकब्बर आ जाए कि मैं खुदा हूँ, मैं इसको मार दूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको भूखा मार दूंगा, फिर इंसान दरिंदा बन जाता है। अब यार मुझे बताएं, गोठे जो हैं, गोठे पुरानी जहाँ पे सिंधी हमारे भाई रह रहे थे, वो कब्जा ग्रुप सब ऐसा नहीं हुआ। हमने बड़े शहरों में ये जो रियल स्टेट का काम शुरू किया, ये पैसा यहाँ से, मैं डान को कोट कर रहा हूँ, इधर देखें, डान को कोट, मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसे से ऐसे प्रोजेक्ट, मैं डान की वो कल खबर भी ले आऊँगा कि ऐसे प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं कि मिसाल तौर पर आपने वहाँ हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, सड़क उतो गुजारेंगे। माई मनी इज बीइंग यूज्ड टू एनहेंस द वेल्थ, किसी एक अपने बंदे के दौलत में इजाफा करने के लिए ये, और उन्होंने नाम लिया मलीर एक्सप्रेस वे का, और दूसरा कौन सी है एक और, तो उन्होंने कहा कि जनाब वो तो रियल एस्टेट में कादी साहब किसी दिन ना हाउसिंग सोसाइटियाँ जो बनी हुई हैं और सोसाइटियाँ बन के जो लूट मार करती हैं, कभी उन पे प्रोग्राम करेंगे। ये जो मैं आप दुनिया लाहौर हिला दूंगा, ये कि एक बंदे को जानता हूं जो खरबोपति हाउसिंग सोसाइटी का सदर सुदर बन के उसने किया, मैं हिला देंगे, लेकिन तो मुझे पता है उसके खिलाफ कार्रवाई। तो बड़ी बड़ी खबरें बता रहे हैं। आज आपकी कैबिनेट में 37 दवाइयों की कीमत बढ़ा दी है। आज मैं हमारे लिए यही है। आज मैं पढ़ा था 100 रुपए आपका गंदम की बोरी की कीमत बढ़ गई है। मतलब ये किसी खाते में नहीं है। और यार पेट्रोल की कीमत, कादी साहब आप घर बना रहे हैं ना 2 मरले का, अमीर आदमी तो जो मर्जी कर ले। आज वो सीमेंट की बोरी है 650 40 की, फिर अगले दिन 50 की, 60 की, 70 की, सरिया इतने का, और किधर कहीं कंट्रोल नहीं नजर आता यार, कोई कंट्रोल नहीं नजर आता। वो खान साहब तो कहते हैं तरक्की की वजह से हो रहा है, जो कीमतें बढ़ी है, सीमेंट महंगा हो रहा है, वो कह रहे हैं तरक्की हो रही है। तरक्की, मेरी बात सुने, अगर आप बड़ी हाउसिंग सोसाइटी 5 अरब की बना रहे हैं, ठीक है, 3 मरले का घर बना रहे हैं ना, आपने घर बनाने से पहले एस्टिमेट लगाया कि मैं 80 70 50 लाख में ये घर बना लूंगा, तो वो पड़ जाए 70 रुपए, 20 लाख आपको कोई करना, आम आदमी का जिक्र ना करें। तो फिर मेरा मकसद आम आशहरी है। तो भाड़ में जाए ये माफिया, ये ताकतवर लोग, चाहे मुशर्रफ की हुकूमत हो, भट्टो की हो, बेनजीर की हो, नवाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो, जियाउल्लाह की हो, इन्हें महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए कोई जादू है, आम आदमी मकान बना सकता है पाकिस्तान में। मुझे बता देना 70% पॉपुलेशन की, कादी साहब आप जरा लिख पढ़ में मास्टर है, आप उस्ताद भी रहे, बना सकते हैं। 30,000 से कम इनकम है, वो घर बना सकता है। देखिए इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बनती हैं, वहाँ पे लोगों ने तो रहना है, खुडों में रहेंगे, जहाँ कहाँ जाएंगे, झोपड़पट्टियाँ बनाएंगे। जिस तरह आप इंडिया में कुरला देख लें, इधर हमारे यहाँ देख लें, ये कादी साहब जमीनों के नजायज काम करने वाले कब्जा ग्रुप के खिलाफ कौन ऑपरेशन करेगा? मुझे वो उम्मीद दिला दे बस। देखिए पहली बात तो ये कि किसी बंदे ने कहा था कि दुनिया में सबसे पहला इस्तेसाल करने वाला वो था जिसने लकीर मार के कहा था ये ज़मीन मेरी है। अब बात यह है कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम बनता है कि इस सेक्टर को आपने जब से प्राइवेटाइज़ किया है, इसने आपकी सियासत को गलीज़ और आलूदा और बदबूदार कर दिया है। 2 नंबर पैसे से कौन फंड करता था, एक केड़े माल गिरा दिया, हाय हमारा माल गिरा दिया। पता है क्या था? ये अमीर आदमी 10 प्लाट लेता है, एक प्लाट आप लेने गए हैं, आज है एक मिसाल है 4 करोड़ का एक कनाल, अगले महीने 6 करोड़ का। यार कुछ तो खुदा का हो, पीछे सारे इन्वेस्टर, मैं एक छोटी सी पीछे सारे इन्वेस्टर। भट्टी साहब छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूं, ये हमारे रिपोर्टर ने बनाई थी, हमारे GNN ने। 10 से 12 लाख, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, रावी में लोग रहते हैं जहाँ पे खुदा ना करे अगर सैलाब आ जाए उनका कोई वाली नहीं है। 12 लाख लोग, भट्टी काजी साहब सुन लें, 10 से 12 लाख रावी के बेड पे इमरान खान साहब काबिल एहतराम है, उन्होंने रावी एक नया का अनाउंस किया था। आपके 2 मिनिस्टरों ने 10 अरब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, जिन्हें मैं जानता हूँ। 10 अरब मौलक साहब, फॉर यू 10 अरब से ज्यादा सिर्फ 2 सूबाई वज़ीरों की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं नाम नहीं ले रहा, जो खरबों का कर है उसको भी जानता हूँ। 2 वजीरों ने 10 अरब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, और जिस आदमी ने किया उसका नाम लेने से ना बड़े बड़ों के पर नहीं जलते, उसका वजूद जल के राख हो जाता है। ये हमारे वजीर आजम को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब ये देखें, मैंने इसीलिए जो वजीर आजम होते हैं ना, आजम को चाहिए था कि IB का सरबराह वजीर आजम होते हैं ना, ईमानदार, छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, मैं वजीर हूँ, मेरा काम तो अपने शहर को बनाना है ना, ये तो नहीं कि मैं 10 अरब लगा भाई दिहाड़ी लगाना है तुम्हें, आपको किसने कह दिया? हमने तो आप पता करें LDA में हाउसिंग सोसाइटी कौन कौन बना रहा है और खरबोपति कैसे हो गया है। मैं और आप किसी सरकारी जगह पे 2 ईंट लगा देंगे ना,
सुबह आएगा एंटी करप्शन ढा दिया और जुर्माना इतने अरबों रुपए की जगह कम से कम ये तो एक हाउसिंग सोसाइटी में 4000 प्लाट ओने पोनो ले लिए हैं कब्जे के बाद। कम से कम अपने पिछले प्रेडिसेसर से सीख लेते, ख्वाजा आसफ साहब से सीख लेते, साद रफीक साहब से ट्रेनिंग ना बनाते ये सोसाइटियाँ। अब मलक साहब पिछू जी आ रहे हैं, अगू भी जी जाना है, छो आगे बढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक बाद आएंगे कि हमारे साथ एक मौजूद मेहमान होंगे शबर जैदी साहब। FBR में बार बार क्यों तब्दीलियाँ होती हैं और निज़ाम नहीं बदलता, लोग बदलते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, एक हमारे साथ शख्सियत हैं शबर जैदी साहब, टैक्स लॉ की दुनिया का एक बड़ा नुमाया नाम, FBR के चेयरमैन भी रह चुके हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो शबर जैदी साहब। थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल हजूर, मैं पहला सवाल खोलता हूँ, फिर मेरे दोस्त पूछेंगे। बात यह है कि बार बार चेयरमैन चेंज होता है। अब वो हमारे पास बहुत सी रिकमेंडेशंस भी आई थी। डॉक्टर इकराम की एक रिकमेंडेशन थी कि जनाब 10% टैक्स लगा दें प्रोग्रेसिव, यानी जिस तरह होता है कि तो ये बीच में से ब्यूरोक्रेसी को नहीं हटाते, वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्या मामला है, ठीक नहीं करना चाहते शबर साहब? देखिए, मैं बिल्कुल साफ बात करता हूँ कि मैं भी उसी प्रोसेस से गुजरा हूँ जिससे शायद वक़ार मसूद साहब भी गुजरे होंगे और लोग भी गुजरे हैं। जो हमारा 23,000 का ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, वो अपने रवैयों को, अपनी आदात को, अपने सिस्टम को, और हमारा जो कारोबारी तबका है वो अपने सिस्टम को 1 इंच भी तब्दील करने को तैयार नहीं है। तो जो उसका लीडर होता है या जो उसका हेड होता है, अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेट होके और परेशान होके और इख्तिलाफात हो जाते हैं आपस में, वो छोड़ देता है। और ये पाकिस्तान का टेस्टिंग टाइम है कि अगर हम इसको नहीं कर सके तो फिर हम पाकिस्तान को सही नहीं कर सकेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। मैंने भी वहाँ टाइम गुजारा है, मगर ब्यूरोक्रेसी के जो स्टाइल है काम करने का और जो उन्होंने एक, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये माफिया बना हुआ है, एक बिजनेसमैन, खराब बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन नहीं, खराब बिजनेसमैन का और अफसरान का, तो वो इस सिस्टम को चेंज होने के लिए बहुत बड़ी रुकावट है, जिसकी सजा वो आदमी भुगतता है जो उस इदारे को हेड कर रहा होता है। अच्छा शबर साहब, गुजारिश है, आप टैक्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, आपको चेयरमैन FBR बनाया गया तो लोगों की तवक्कुआत थी कि अब बेहतरी आएगी। क्या वजह है, आपका हुकूमत ने साथ नहीं दिया, आप कामयाब क्यों नहीं हो पाए? क्या इस मुल्क में बेहतरी आ सकती है? देखिए, मेरा बड़ी आरिफ साहब, बड़ी सवाल मेरा है, हुकूमत से मुराद इमरान खान और बाजवा साहब हैं या वो अफसरान 18, 19, 20, 21, 22 ग्रेड के अफसरान हैं? अगर हुकूमत 18, 19, 20 ग्रेड, 22 ग्रेड के अफसरान हैं तो फिर तो आप तब्दीली नहीं ला सकते। अगर हुकूमत इमरान खान है और शौकत तरीन साहब हैं और वो अपनी विल को पूरी तरह इम्पोज करना चाहते हैं और एक हमें बहुत जोर का, जिसे कहते हैं ना, एक झटका लेना पड़ेगा, हम उस झटके के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आप इसको पता नहीं अहम समझते हैं, इससे तकरीबन 3 साल के बाद इशरत साहब अपना ओहदा छोड़ के चले गए, ठीक है ना जी। उनको यही काम था कि वो ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म करें, मगर मैं ये नहीं कहता कि वो नाकाम हुए, मगर आप सोचें कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। इसमें आरिफ भट्टी साहब, बात यह है कि ये पाकिस्तान का एक तबका है जो करंट बिजनेसमैन है और ब्यूरोक्रेसी है, ये उनका मजमुआ है जो पाकिस्तान के आम आदमी, इमरान खान और पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप जो है वो उनके खिलाफ काम करता है या कुछ नहीं करता, उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है और वो पाकिस्तान में भलाई की तरफ जाने के लिए। अच्छा शबर साहब, मैं आपसे एक सवाल आसान करता हूँ मेरे साथ, मुझे ये बता दें, अगर कहीं यकीनन ब्यूरोक्रेट एक माफिया जिसे आप खुल के नहीं कह रहे, खुद इनकी 2-3 लाख तनख्वाह और बच्चा 10 लाख में बाहर पड़ता है, ब्यूरोक्रेटी या अदारे कोई भी है, उसे तो हुकूमत ने ठीक करना है ना, मैं और आप तो नहीं कर सकते, हाकिम वक्त जिम्मेदार है। देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपको आसान करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में 23 चीफ कमिश्नर हैं जो पाकिस्तान के टैक्स कलेक्ट करते हैं, इनकम टैक्स के। आप मुझे बताएं कि मैं अब चेयरमैन FBR हूँ, तो अगर 23 में से 22 चीफ कलेक्टर ये कहते हैं कि नहीं, मैं अपने पुराने तरीके पे चलूंगा और मैं नए तरीके पे नहीं चलूंगा, तो मुझे वो टीम कहाँ से मिलेगी जो मुझे मेरी चीज को बाइंड करेगी? मैंने, पता नहीं आपको अगर आप याद हो भट्टी साहब, मैं एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि मुझे सीनियर अफसरों से कोई शिकायत नहीं है। मैं उस वक्त छोड़कर आया, मायूसी मुझे उस दिन हुई
जब मुझे जूनियर अफसरों ने कहा कि हमें सरकारी नौकरी का प्रिविलेज चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये जो ब्यूरोक्रेसी का पाकिस्तान सिविल सर्विस का सिस्टम हमने चलाया हुआ है, इसके साथ आप पाकिस्तान को नहीं चला सकते। ये मेरा बड़ा कन्विंस ओपिनियन है, मैं अब इससे बड़ा कन्विंस हूँ। अच्छा शबर जारी साहब, एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ मेरे तई। यहाँ पे जो टैक्स है, एक तो जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं सैलरीड, वो तो चुरा नहीं सकते। उसके बाद मैंने पढ़ा था, मैं गलत हूं तो दुरुस्त कर दीजिएगा, 70 to 80% विदहोल्डिंग टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। क्या ये दुरुस्त है? और इसका मतलब है कि यहाँ के जो अमीर तबकात हैं वो 15-20% से कम ही टैक्स देते हैं? प्लीज करेक्ट अस एंड गाइड अस। नहीं, जो आप 15 कह रहे हैं ये ज्यादा कह रहे हैं, ये 10 से ज्यादा नहीं है। 10 से ज्यादा नहीं है? 10, हाँ 90% तो हम विदहोल्डिंग में टैक्स इधर उधर काट लेते हैं। जो पर्सनल वेल्थ का टैक्स है वो तो 10% भी नहीं आता। और देखिए बात ये है ना कि 23,000 बंदा काम करता है FBR में। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैक्सिमम जरूरत जो है मुझे वहां पर वो 3 से 4,000 की है। अब मुझे ये बताइए कि 20,000 बंदा सुबह दफ्तर आता है और वो दफ्तर आके वो सिस्टम में नेगेटिव इनपुट देता है, पॉजिटिव इनपुट नहीं देता, मगर मैं उसको ये नहीं कह सकता कि आप कल से नहीं आए। सवाल ये है ना कि मुझे अगर आप ये इजाजत दें कि मैं ये कहूँ 20,000 आदमी को कल से नहीं आए तो मेरा निजाम बेहतर हो जाएगा। मेरी रिक्वायरमेंट है 4,000 से ज्यादा आदमी की जरूरत नहीं है, अब 3 से 4,000 की। मेरे पास इस वक्त FBR में 23,000 आदमी काम करता है। एक खबर और मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं, अगर 10% ये कलेक्ट करते हैं तो मैंने सुना है कि जो FBR खाओं का खर्चा है वो इस 10% से ज्यादा है जो वो कलेक्ट करते हैं। इज दैट ट्रू? नहीं, ये ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं है। वो खर्चा कम है, वो बात नहीं है, वो खर्चा कम है, मैं नहीं कहता वो तो बहुत कम है। मगर सवाल ये नहीं है, मुझे तो ये बता दें आप कि मुझे ये समझा दें कि एक 22 ग्रेड का अफसर जिसकी तनख्वाह जो है, क्या उसमें उसके पास इस्लामाबाद में घर, गाड़ी, सब कुछ हो सकता है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिविल सर्विस निजाम है इसमें लोग, मतलब आप, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आपको खुद समझ जाएंगे मैं क्या कहना। तो वहां कर दिया इन्होंने मुल्क। शबर साहब आप ठीक कह रहे हैं, खुल के कहिए, गिद्धे हैं। शबर साहब मेरा आपसे सवाल है, शबर साहब मेरा आपसे सवाल है, वजीर आजम इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो उनका कहना था कि मैंने 22 साल होमवर्क किया है, मेरे पास टीम है, मेरे पास विजन है। वाजी राइट का मसला क्या है? खान साहब का तो बड़ा क्लेम था कि वो एक नया पाकिस्तान बनाएंगे और वो चीज़ों को बुनियाद से ठीक करेंगे। क्या उनके पास टीम नहीं है या उनका विजन ही नहीं था? क्या वेयर इज वेंट रॉन्ग? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान की मजबूरी कह लें, जो भी आप उसे कह लें, हम इतने पेचीदा और इतने कमजोर माशी हालात में खड़े होते हैं कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अगर आपने इस वक्त टैक्स का कलेक्शन सही करना है तो आड़तियों और जो दुकान रिटेलर हैं और जो है इनके ऊपर एक्शन लेना है। आप मुझे बताएं कि इतनी फ्रेजाइल पॉलिटिकल पोजीशन में या इतना फ्रेजाइल लॉ एंड ऑर्डर में क्या खान साहब कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं किसी ट्रेडर के खिलाफ? नहीं ले सकते ना। अगर आप मेरा टेन्योर याद करें तो मेरा ट्रेडर के साथ डेडलॉक हुआ था, अगर आपको याद हो तो। हुआ था, ये सही कह रहे हैं आपको याद है? तो अब या तो आपको डेडलॉक लेना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फ्रेजाइल हुकूमत है। एक बड़ा अहम सवाल, कुछ दिन पहले वेबसाइट हैक हो गई है FBR की, सुना है वापस आ गई है। आज मुझे पता चला है कि डाटा बहुत सा चोरी हो गया है। अभी वो कोई अफर्म नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को फोन आ रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा है और ये है। इस हवाले से आपके पास कोई टेक है या कोई खबर है जनाब शबर साहब? मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता, मगर मैं फिर आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये तब्दीली है, आप इसको नेगेटिव ले रहे हैं कि तब्दीली आ रही है, ये बार बार चेंज, FBR का चेयरमैन चेंज हो रहा है। मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो लीडर है या जो बेसिकली इमरान खान है, वो कंसीड नहीं कर रहा, मुतमईन नहीं हो रहा, बार बार बॉलर चेंज कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि बॉलर एक ही रखो, मगर वो कह रहा है यार अगर नहीं चेंज होता तो मैं बॉलर चेंज करके ट्राई करता जा रहा हूँ। मगर ये कम अज कम मानना पड़ेगा कि वो अपने स्टेटस के ऊपर मुतमईन नहीं है। नहीं शबर साहब, इस बॉलर के साथ 4 एम्पायर भी बदले हैं, आपने 4 वजीर खजाना भी बदले हैं। इसका मतलब है कि आपकी सिलेक्शन नहीं है, आप बंदा पहले ढूंढ लेते हैं, फिर वो काम आप देखते हैं, फिर आपको लगता है काम सही नहीं है। वेयर इज द लीडरशिप देन? आरिफ साहब, वो जो वजीर खजाना है वो ही बॉलर है। वो 4 आपने वजीर खजाना बदले हैं, 7 आपने चेयरमैन सबमिशन ऐसे करते हैं। आप बता दें, इसका मतलब है ट्रेडर हमारा टैक्स नहीं देता, ये कड़वा सच है। क्या इनको हाथ डाले बगैर क्रॉस दी बोर्ड बेहतरी आ सकती है कि नहीं? आप ये रहनुमाई फरमाएं।
और जो आप कह रहे हैं कि 4000 लोगों से काम चल सकता है और 23,000 बोझ बना हुआ है, क्या इन्हें खत्म किए बगैर बेहतरी होगी? आप मुझे बताइए, जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, मैंने ट्रेडर के साथ झगड़ा लिया था और CNIC कार्ड का सिस्टम लेकर आया था, तो मैंने, आप मुझे बताइए, ट्रेडर ने की हड़ताल की थी, उस जमाने में फजल जमान का धरना भी चल रहा था, तो हमें एज अ गवर्नमेंट पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए उनके साथ उनको जगह देनी पड़ी और हमने वो सख्ती नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी। मैं तो आज भी खान साहब को ये मशवरा दूंगा कि अवाम उनके साथ है इस मामले में और वो करें, ये इनके प्रेशर में नहीं आए और करें। अब अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। अच्छा, आपने एक फिगर दी थी कि $150 बिलियन बाहर पड़ा हुआ है जो वापस लाया जा सकता है, आप उस पर, ये आपकी थी स्टेटमेंट और आप कायम है और आप आज भी समझते हैं वो लाया जा सकता है? देखिए, मैंने ये स्टेटमेंट कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के पास $150 बिलियन बाहर है, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। अब उसको वापस लाना, आप अगर लाते हैं कोर्ट के थ्रू तो नहीं आ सकता, वॉलंटरी अगर वो आना चाहे तो आ सकता है। आप किसी, वो करप्शन का पैसा नहीं है, वो आपके निजाम के तहत गया है, पाकिस्तानी आवाम के निजाम के तहत गया है। मगर पाकिस्तानियों का 150 से 200 बिलियन डॉलर बाहर पड़ा है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं इसको आपको साबित कर सकता हूँ कि वो किस तरह गया है, कैसे गया है, कैसे। अच्छा शबर साहब, हमारी रहनुमाई कर दे, इस निज़ाम के तहत जो मौजूदा चल रहा है, बार बार चेयरमैन हो रहा है, फिनांस मिनिस्टर हो रहा है, क्या बेहतरी के आसार है या निज़ाम बदलना होगा? ये रहनुमाई फरमाए। निज़ाम बदलना, ये निज़ाम नहीं चल सकता। इस्लामाबाद को अपना तरीका तब्दील करना पड़ेगा। ये फाइलों के रिबन के अंदर और ये नोटिंग के अंदर और ये सिस्टम जो है, इसके तहत पाकिस्तान में आइंदा आने वाले टाइम तो इस निज़ाम में आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, शबर साहब, इज दैट राइट? हाँ, इस निज़ाम में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त आपने जितना पूछ सकते थे पूछा, मगर सवाल ये है कि इस निज़ाम को कौन बदलेगा, और बात वही आती है कि वीक फ्रेजाइल पॉलिटिकल निज़ाम जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर को थ्रेट करते हैं और उसके बाद कहते हैं देखो जी प्राइम मिनिस्टर तो कुछ कीता ही नहीं, और वो कम से कम इस्तीफे दे देना चाहिए अगर ये हालात हैं, अगर ये दुरुस्त है। इजाज़त दें, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।